नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से, जहां दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में सर्दी और कोहरे का प्रकोप जारी है। शनिवार शाम को दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई। न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज भी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हल्की बारिश जारी रहने की संभावना है और इसके अलावा यूपी के मौसम में भी ठंड का असर बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की बारिश की भी संभावनाएं जताई है। वहीं इस दौरान घना कोहरा और बादल गरजने और बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया। 13 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक यूपी में घना कोहरा छाए रहने की आशंका जताई गई है। और इसी पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ महाराजगंज से हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ लाइव मौजूद है। कश्मीर से भी हमारे सहयोगी निसार अहमद भी हमारे साथ लाइव मौजूद है और वाराणसी से हमारे सहयोगी सचिन पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले निसार, आपका रुख करना चाहूंगी कि जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फबारी होती ही जा रही है और लगातार जो टेम्परेचर है वो डाउन होता जा रहा है। कई जगहों पर -9, -10 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया गया। आज की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के जो तमाम जिले हैं वहां पर क्या कुछ हालात, क्या कुछ तस्वीरें? जी, बिल्कुल गरिमा, अगर आज की बात की जाए तो जिस तरह से जो यहाँ पे कश्मीर घाटी में माइनस बरकरार जारी है, जो यहाँ के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है वहाँ पे लगातार -10, -11 और -12 तक भी यहाँ पे टेम्परेचर गया है, खासकर सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम क्षेत्रों में। जिस तरह से जो मैदानी इलाके, हालांकि यहाँ पे प्रेडिक्शन थी कि आज से यहाँ पे बर्फबारी शुरू होगी, लेकिन आज सुबह ही यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह से आसमान से हल्के हल्के बादल भी छाए हुए हैं, क्योंकि रात का जो टेम्परेचर था वो माइनस में चला गया था, जिसकी वजह से एक बार फिर यहाँ पे जो छोटे छोटे नदी नाले हैं वो भी फ्रीज हो गए हैं। जो यहाँ के जो दरियाओं के नजदीक जितने भी इलाके रहते हैं वहाँ पे काफी धुंध भी रहती है सुबह 11-12 बजे तक, और वहाँ पे जो गाड़ियों का जो चलना फिरना होता है वो भी काफी हद तक दुश्वार होता है। लेकिन जिस तरह से महकमे मौसमियात ने यहाँ पे 11 और 12 को यहाँ पे प्रेडिक्शन दी थी स्नोफॉल की, जिसकी वजह से जो पहाड़ी क्षेत्र है, अगर पहाड़ी क्षेत्र में बारामूला, उड़ी की बात की जाए तो वहाँ पे कल शाम से ही हल्की हल्की सी बर्फबारी हुई थी, और जो यहाँ के जो सेंथन टॉप है वहाँ पे भी बर्फबारी हुई थी। और पहलगाम में अगर बर्फबारी नहीं हुई थी, लेकिन सर्दी की शिद्दत वहाँ पे बरकरार जारी है। वहाँ पे कल का जो टेम्परेचर था -11 वहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो यहाँ पे भी -7 है, -7, जिसकी वजह से यहाँ पे जो अगर आम जीवन की बात की जाए तो यहाँ पे काफी हद तक मुतासिर हुई है, क्योंकि 16 तारीख से एक बार फिर प्रेडिक्शन सामने आई है कि 16 तारीख से यहाँ पे लगभग तमाम क्षेत्रों में, खासकर मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी होने की पेशन गोई की है। लगातार जो मौसम विभाग है उन्होंने इस जो जनवरी का महीना है ठंड रहने की जो पेशन गोई की है। फरवरी के बाद यहाँ पे हल्की सी राहत लोगों को मिल सकती है, लेकिन जिस तरह से जो इस वक्त सड़कों पे भी कोहरा लग जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो गाड़ियों की आमद रफ्त है वो भी मुतासिर होती है। आम जीवन यहाँ पे जो मार्केटों में कुछ दिनों से जिस तरह से जो मार्केट्स में हल्की सी चहल पहल हुई थी, लेकिन पिछले कई दिनों से एक बार फिर जिस तरह से माइनस में टेम्परेचर चला गया है, जिसकी वजह से वो भी काफी हद तक मुतासिर रहते हैं। इंतजामिया की तरफ से यहाँ पे ठोस इकदाम उठाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे लोगों का ज्यादा रश रहता है वहाँ पे भी गाइडलाइंस वहाँ पे जारी की गई है, ताकि लोगों को सुरक्षा वहाँ पे बनाया जाए। लेकिन जिस तरह से लोग इस वक्त जो फील कर रहे हैं, लोग काफी सर्दी से यहाँ पे काफी परेशानी हाल है, क्योंकि सर्दी में कोई कमी नहीं हो रही है। पिछले कई दिनों से तकरीबन 1-1.5 महीने से यहाँ पर बदस्तूर जो माइनस में टेम्परेचर चला गया है। 40 साल के बाद ऐसा मौसम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो 27 तारीख को यहाँ पे बर्फबारी हुई थी वो अभी भी पूरी तरह से जो पहाड़ी इलाकों में लगभग 3 से लेकर 4 फुट अभी भी मौजूद है। जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे भी लगभग 1 फुट के आसपास यहाँ पे कुछ इलाकों में बर्फ मौजूद है। जो दूर देहात इलाके हैं वहाँ पे अभी भी जो सड़की राब्ते हैं वो भी मनकता है। जो बिजली की फराहमी है वो भी कहीं कहीं 1-2 मकामात पर, कहीं कहीं जगहों पर, खासकर गाँवों देहातों में मुतासिर है। और अगर देखा जाए तो जिस तरह से जब सुबह का यहाँ पे मौका होता है, सुबह का जब यहाँ पे टाइम आता है, सुबह से लेकर ही शाम तक यहाँ पे पूरी तरह से ठंड का माहौल रहता है। काफी सर्द तरीन लहरें चल रही है, हवाएं चल रही है। माइनस में कोई भी बेहतरी नहीं हो रही है, क्योंकि माइनस टेम्परेचर बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ पे कम हो जाता है। लगभग जो मैदानी इलाके अनंतनाग में कल यहाँ पे -8 दर्ज किया गया था। जो श्रीनगर है वहाँ पे -9 दर्ज किया गया था। जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे -11, 12 और 13 तक टेम्परेचर जाता है, जिसकी वजह से लोगों के साथ साथ जो यहाँ पे टूरिस्ट मौजूद है उनको भी किसी न किसी हद तक यहाँ पे परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। जी।
ठीक है, आपके पास फिर से लौटूंगी निसार। सचिन भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं वाराणसी से। सचिन, आपका रुख करना चाहूंगी कि इस वक्त वाराणसी की अगर हम बात करें तो अगर टेम्परेचर क्योंकि लगातार डाउन होता हुआ नजर आ रहा है, न सिर्फ वाराणसी में बल्कि आसपास के तमाम ऐसे जिले में उत्तर प्रदेश में जहां पर जो ठिठुरन है उसका सीधा असर देखा जाएगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और उसका सीधा असर मैदानी क्षेत्रों में। आप जहां पर मौजूद हैं वहां की क्या कुछ स्थितियां, और इसके साथ ही आपके आसपास के जो भी तमाम जिले हैं वहां की भी स्थितियों का जिक्र कीजिएगा। सचिन जी बिल्कुल गरिमा, अगर हम बात करें ठंड की तो ठंड से कुछ राहत मिलती हुई नजर जरूर आ रही है, क्योंकि जो धूप है वो कहीं ना कहीं 3 दिन से सूर्यनारायण जो है वो कहीं ना कहीं उगते हुए नजर आ रहा है। तो उससे कह सकते हैं कि जो ठंड है उससे कहीं ना कहीं जो ठिठुरन वाली ठंड है उससे कहीं ना कहीं निजात पाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, ठंड धूप तो निकल रही है लेकिन जो शीतलहर की जो हवा है उसपे कहीं ना कहीं जाकर के जो है लोगों को जो ठंड का महसूस हो रहा है वो होते नजर आ रहा है। माना जाता है कि 15 तारीख को जब खिचड़ी के समय में उत्तर भारत में ठंड के जो प्रकोप होता है बहुत कम हो जाता है, ज्यादा नहीं रहता। उसी को देखते हुए लगातार जो है वो कहीं ना कहीं 3 से 4 दिन से ही यहाँ पर जो धूप है वो कहीं ना कहीं निकलती हुई नजर आ रही है। कोहरे में भी थोड़ा निजात पाई है और लगातार जो उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड थी उसमें थोड़ा सा गिरावट आती हुई नजर आई है। और अगल बगल के हम जिलों की अगर बात करें तो लगातार वही सीन देखने को मिल रहा है, वहां पर भी लगातार जो है धूप जो है वो कहीं ना कहीं निकलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि काशी में अगर हम बात करें तो दूर दराज से भी लोग पहुंचते काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए। कुछ दिन पहले जब यहाँ पर दर्शनार्थी पहुंचे थे तो कहीं ना कहीं उनको ठंड की जो चपेट थी उससे बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो कह सकते हैं कि जिस हिसाब से प्रयागराज में महाकुंभ है उसके बाद सीधा लोग काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जो दूर दराज से जो इस ठंड से बेनकाब है लेकिन जब यहाँ पहुंचते हैं तो उनको जो ठंड का एहसास करना पड़ता था उससे राहत पाते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, आपके पास फिर से लौटूंगी। संजय भी हमारे साथ लगातार महाराजगंज से मौजूद हैं। संजय, आपका रुख करना चाहूंगी कि जिस तरह से महाराजगंज वो जिला है जो बिल्कुल नेपाल और भारत की सीमा पर पड़ता है, तो ऐसे में वहां पर ठंड का प्रकोप काफी हद तक देखा जाएगा। और इसके साथ ही आपके आसपास भी जिले हैं तमाम। गोरखपुर की अगर हम बात करें, क्योंकि लगातार गोरखपुर से भी खबरें सामने आती रही हैं ठिठुरन को लेकर के, सर्द को लेकर के, कई जगहों पर बारिश का भी अलर्ट। सिद्धार्थनगर की बात करें तो यहाँ पर भी इस तरह की तस्वीर। तो आप जहां पर इस वक्त मौजूद है और उसके साथ ही आपके आसपास में जो तमाम जिले हैं उन जगहों पर क्या कुछ स्थितियां? देखिए महिमा, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं, क्योंकि जनवरी महीने की शुरुआत होते ही दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी और कोहरा देखने को मिला था, जिससे लोगों की कहीं ना कहीं मुसीबतें बढ़ी थी। हालांकि पिछले 3-4 दिनों से ठंड और कोहरे से ठंड से लोगों को राहत मिली है, चूंकि दिन में हल्की धूप निकल रही, जिससे हर वर्ग के लोगों को फिलहाल इसका राहत मिलता हुआ नजर आ। लेकिन अब चूंकि आईएमडी ने जो आज 12 जनवरी है, आज पश्चिम से लेकर पूरी यूपी के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पर 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के बाद से एक बार फिर से कड़ाके की ठंड से लोगों को जूझना पड़ सकता है। यह फिलहाल मौसम विभाग के द्वारा निर्देश जारी किया गया। वहीं पर यूपी के 36 जिलों में सहारनपुर, लखनऊ, सहारनपुर समेत तमाम वो जिले हैं, 36 जिले, जहां पर येलो अलर्ट यानी अगले दिनों में जारी किया गया। साथ ही साथ आज की बात की जाए तो आज पश्चिम के कई जिलों में, साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश, गरज चमक की को लेकर फिलहाल अलर्ट जारी किया गया। महाराजगंज जनपद की बात करें तो महाराजगंज जनपद में सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखा दे, चूंकि आज जिस तरह से आईएमडी ने जो निर्देश जारी किया था कि हल्की बारिश हो सकती है, साथ ही साथ बादल छाए रह सकते, तो आप देख सकते हैं आसमान पर फिलहाल बादलों का साया साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से मौसम विभाग ने आशंका जताई थी कि आज कई जिलों में हल्की बारिश होगी, बादल छाए रहेंगे, तो कहीं ना कहीं सुबह से ही आसमान पर बादल साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर अगर आज महाराजगंज के मौसम की बात करें तो सुबह के करीब 8:10 हो रहे हैं और आप देखेंगे फिलहाल जो सूर्य देवता हैं वह फिलहाल साफ तौर पर आसमान में दिख रहे हैं। यानी आज मौसम जो है पूरी तरीके साफ है, लेकिन आसमान में हल्की बारिश छाई हुई। वहीं पर अगर गोरखपुर, देवरिया, सिद्धार्थनगर
इन तमाम जनपदों की बात करें तो ये नेपाल बॉर्डर के पास से पड़ने वाले जनपद हैं। और जैसा कि मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाया है कि 12 जनवरी को पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी और जिसका असर मैदानी इलाकों में साफ तौर पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि महाराजगंज, संत कबीर नगर, लखीमपुर खीरी, देवरिया, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बहराइच, ये वो जनपद है जो नेपाल बॉर्डर के पास पड़ते हैं। ऐसे में जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में जब बर्फबारी होती है, बारिश होती है, तो उसका असर साफ तौर पर इन जिलों में दिखाई देता है। गोरखपुर क्योंकि सीएम का शहर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, देवरिया भी गोरखपुर से काफी नजदीक है, बहराइच और सिद्धार्थनगर भी महाराजगंज के पास पड़ते हैं। तो जिस तरह से लगातार पिछले दिनों जो हल्की बारिश हुई है, जो बर्फबारी है, उसका असर गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, सिद्धार्थनगर, बहराइच इन जिलों में साफ तौर पर देखने को मिला। कड़ाके की ठंड पड़ी है, सुबह शाम कोहरे और शीतलहर से ने लोगों की मुसीबत बढ़ाई थी। सड़कों पर चलने वाले वाहन काफी प्रभावित हुए थे। ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा यूपी सरकार के निर्देश पर पहले कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यालयों को 14 जनवरी तक फिलहाल बंद रखा गया है। तमाम नगर निकायों में अलाव की व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही साथ 12वीं तक के स्कूलों को भी मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी तक बंद रखा गया है। वहीं पर अब एक बार फिर से मौसम विभाग ने डराने वाली जो दिशा निर्देश है वो जारी किया, यानी 14 जनवरी के बाद से मौसम में एक बड़ा बदलाव फिर से देखने को मिलेगा। यानी जो शुरुआत में हमने देखा था किस तरह के जनवरी लगते ही कड़ाके की ठंड और शीतलहर कोहरे ने दस्तक दी थी, वह कहीं ना कहीं 14 जनवरी के बाद से फिर से देखने को मिल सकता है। ऐसे में मौसम विभाग ने पहले ही 36 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पर 14 जनवरी के बाद से फिर से कड़ाके की ठंड, शीतलहर और कोहरे पड़ने की संभावना जताई है। वहीं पर आज 12 जनवरी को पूर्वी और पश्चिम यूपी के कई जिलों में हल्की बौछार बारिश और आसमान में बादल छाए रहने की आशंका जताई गई है, जिसको लेकर लोगों को सतर्क भी किया है कि बहुत जरूरी पड़ने पर ही अपने घरों से बाहर निकले। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से दिन में हल्की धूप हो रही है, उससे कहीं ना कहीं हर उम्र के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है और कड़ाके की ठंड से फिलहाल लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है, निसार आपका रुख करना चाहूंगी कि देखिए अगर हम बात करें तो बिल्कुल भारत और पाकिस्तान की सीमा, और ऐसे में हम ये भी देखते हैं, तमाम जानकारियां भी सामने आती हैं कि आतंकी जो घुसपैठ है उसकी बहुत ज़्यादा कोशिशें इस सर्दी के मौसम में होती रहती हैं। तो ऐसे में जो सेना के जवान हैं जो -डिग्री के टेम्परेचर में पूरी मुस्तैदी के साथ पूरे भारत देश की सुरक्षा के लिए तैनात हैं, और उन लोगों के बीच भी आप जाते होंगे, आपकी मौजूदगी रहती होगी, तो क्या कुछ इंतजामात भारतीय सेना के जवानों के लिए इस दरमियान किया गया है इस भीषण सर्द से पार पाने के लिए? जी, यकीनी तौर पर गरिमा अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो बॉर्डर एरियाज है, जहाँ पे जो कश्मीर के बॉर्डर्स है, जो मुल्क के बॉर्डर्स है, वहाँ पे तकरीबन जहाँ जिस जगह पे भी फौज मौजूद है, उनके जो कैंपस होते हैं, उनके जो वहाँ शेल्टर्स होते हैं, वहाँ पे उनको पूरी तरह से यहाँ पे जो हीटिंग जो व्यवस्था उन तक पहुँचाई जाती है, बिजली का उनके माकूल इंतजाम होते हैं। वहाँ पे जिस तरह से जो गर्मी का इंतजाम होता है, क्योंकि उन बॉर्डर एरियाज पे अक्सर बेशतर -15 तक भी टेम्परेचर जाता है। और जो यहाँ के जो उड़ी सेक्टर्स है, वहाँ पे उड़ी सेक्टर या फिर जो टंगडार सेक्टर है, वहाँ पे -18 -20 भी चला जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से जो यहाँ के जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो जिस बहादुरी के साथ, जिस हिम्मत के साथ उस बॉर्डर एरियाज में अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, फराइज अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए जिस तरह से जो यहाँ पे एक प्रोटोकॉल होता है, एक जो यहाँ पे गर्मी का व्यवस्था होता है, उनके लिए बेहतर से बेहतर इंतजाम ये तो यकीनी तौर पर बिजली की पहले उनको बिजली माकूल उन तक पहुंचाई जाती है। उसके बाद जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें गैस बुखारी होती है, वुड बुखारी होती है या फिर इलेक्ट्रिक बुखारी होती है, उनकी मदद से उन्हें वहाँ पे जो गर्मी का बंदोबस्त होता है। साथ ही साथ जो जैकेट्स होते हैं, ब्लैंकेट्स होते हैं, वो भी जो फॉरेन से लाए जाते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, जो -12 -15 और -20 तक जहाँ पे टेम्परेचर जाता है, वहाँ पे उनके लिए कारामद साबित होते हैं। मैं अपनी बात बताऊंगा कि जो इस वक्त मैंने जो ये कश्मीरी फैरन पहना है, ये तकरीबन इतना हॉट होता है कि अगर -15 में भी ये कारगर साबित होता है, क्योंकि इसकी जो बनावट होती है, ये एक
यहाँ के एक वूल से बना होता है, जो एक बेड का वूल होता है, ये काफी हॉट होता है, जिसकी मदद से अमूमन तकरीबन जो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं, सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान होते हैं, जो बॉर्डर्स पे ड्यूटी देते हैं, अमूमन इसी फैरन का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं इन सर्दियों के अयाम में। और जिस तरह से अगर देखा जाए तो जिस तरह से यहाँ पे अक्सर बेशतर जो घुसपैठ की कोशिश होती है, क्योंकि बॉर्डर एरियाज पे जहाँ जब बॉर्डर के उस पार से जो मिलिटेंट्स यहाँ पे दाखिल होते हैं कश्मीर के हदूद में, कश्मीर के एरिया में, तो फिर वो कुछ जगहों पे उन्होंने हाइड्स बनाए होते हैं, जो जब सर्दी के आयाम होते हैं, जब बर्फबारी होती है, तो वो जाम हो जाते हैं, उनके जो हाइड्स जो कीमन का होते हैं वो जाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो मैदानी इलाकों की तरफ रुख करते हैं, जहाँ पे अक्सर बेशतर यहाँ पे एनकाउंटर्स पेश आते हैं या उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। अगर यहाँ पे पूरी तरह से जो इंतजाम देखा जाए तो जो सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं, उनके लिए ज्यादातर यहाँ पे इस वक्त जो खाने पीने का भी बेहतरीन से बेहतरीन इंतजाम किए जाते हैं। इन दिनों उनको गुड़ का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, खजूर, बादाम, किशमिश, ऐसे ड्राई फ्रूट्स का भी उन्हें ज्यादा जो उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि जो एक कड़ाके की ठंड होती है कश्मीर डिवीजन में, खासकर बॉर्डर एरियाज में, उससे उनको मुकाबला करने में आसानी हो जाएगी। ज्यादातर जो पहनने के लिए जो कपड़े होते हैं, एक तो यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म के अलावा उनको यहाँ पे जो कश्मीरी फैरन होता है, जो कल्चरल एक पुराना ट्रेडिशनल है कश्मीर का, वो उनको प्रोवाइड किया जाता है, जो -25 तक उनका बेहतर से बेहतर सपोर्ट दे सकता है, क्योंकि गर्मी का ये बेहतरीन एक ऐसा लिबास है जो कश्मीर का एक अपना कल्चर है। साथ ही साथ अब जो यहाँ पे फौजी जवान है जो मुख्तलिफ स्टेट से यहाँ पे ड्यूटी देते हैं, उनको भी इसकी पूरी तरह से परमिशन दी गई है। खासकर जो नाइट ड्यूटी के दौरान उन्हें ये फैरन पहनने की इजाजत दी जाती है। एक सर्दी में एक बहुत बड़ा यहाँ पे सहारा कश्मीरी अवाम के साथ साथ जो यहाँ के जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं उनके लिए भी है। जी ठीक है, आपके पास फिर से लौटूंगी। सचिन, आपका रुख करना चाहूंगी कि काशी विश्वनाथ की नगरी आस्था का केंद्र माना जाता है। तमाम बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर हमेशा पहुंचते रहते हैं और ये जो वक्त चल रहा है वो महाकुंभ का, बिल्कुल पास में संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने जा रहा है 13 तारीख से। और ऐसे में काशी विश्वनाथ भी दर्शन करने जो तमाम श्रद्धालु हैं जो महाकुंभ के लिए जाएंगे, वो काशी विश्वनाथ में भी दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो ऐसे में चुनौतीपूर्ण प्रशासनिक अमले के लिए बहुत ज्यादा आम दिनों में भी रहता होगा और इन दिनों में और भी ज्यादा। तो ऐसे में क्या कुछ इंतजामात तमाम जो श्रद्धालु हैं जो पहुंच रहे हैं उनके लिए, और इसके साथ ही जो तमाम ऐसे लोग हैं जो गरीब तबके के लोग हैं जो सड़क पर इस गरीबी की वजह से सोने को मजबूर है, उनके लिए क्या कुछ इंतजामात, किस तरह की व्यवस्थाएं प्रशासनिक अमले की तरफ से? सचिन। प्रशासनिक अमले की तरफ से सचिन। जी बिल्कुल गरिमा, बता दें आपको कि जिस हिसाब से कह सकते हैं महाकुंभ का जो 13 तारीख को प्रयागराज में लग रहा है, उससे लेकर के काशी में भी लगातार जो दूर दराज से दर्शनार्थी वो पहुंच रहे हैं। पुलिस प्रशासन की बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस हिसाब से महाकुंभ की जो भीड़ कह सकते हैं, श्रद्धालु दूर दराज से वहां पर कुंभ में जो डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन काशी में भी वो स्थिति देखने को मिल रही है। कल जब 80 घाट पर आरती हुई तो 110 दियों की यहाँ पर जय श्री राम के साथ में पूरी की पूरी आरती को जो है वो किया जाए। तो कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जो प्रशासन अमला है, वाराणसी के डीएम, वाराणसी कमिश्नर लगातार, चाहे रेलवे हुआ चाहे उसके बाद यहाँ पर जितने भी चाक चौराहे, पैदल गश्त भी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई समस्या पैदा ना हो। तो कह सकते हैं कि प्रशासनिक अमला भी लगातार तैयार है, पूरी की पूरी मुस्तैदी के साथ में। जगह जगह पर होटल्स पे भी छापेमारी चल रही है कि अगर कोई ऐसी संगीन जो है जिसपे एक कह सकते हैं कि डाउट हो, उसको भी लगातार वहां पर पुलिस प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी यहाँ पर ठहरेगा उनका आधार कार्ड और सारी सुविधा जो सारी डॉक्यूमेंट्स है वो आप जमा करेंगे, उसके बाद ही कहीं ना कहीं रूम देंगे। क्योंकि जितना हाई अलर्ट अगर महाकुंभ प्रयागराज है उससे कहीं कम नहीं वाराणसी का जो काशी विश्वनाथ चाहे वाराणसी जो है वो भी हाई अलर्ट पे चल रहा है। तो कह सकते हैं कि पूरी की पूरी तैयारियां प्रशासनिक अमले ने कर रखी है, लगातार जो चेकिंग है वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। घाट पर भी वाराणसी के जो आला अधिकारी है वो पहुंच रहे हैं। उसके बाद जो कह सकते हैं होटल्स और तमाम धर्मशाला है उसमें भी लगातार चेकिंग चलती हुई नजर आ रही है। तो महाकुंभ की तैयारी काशी में भी पूरी देखने को मिल रही है। लगातार यहाँ पर भी जो घाट है वहां भी लोग डुबकी लगाने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचते हैं, काशी नहीं देश विदेश से भी लोग पहुंच रहे हैं। जी ठीक है, आपके पास फिर से लौटूंगी। संजय, आपका रुख करना चाहूंगी कि आपके बिल्कुल पास का ही जिला गोरखपुर, जहां पर 13 तारीख को देखा जाएगा, 13 और 14 तारीख को मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा गोरखनाथ मंदिर में। लोग खिचड़ी चढ़ाने के पर्पज से वहां पर जाते हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा, लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा होता है। और जिस तरह से अभी आप जिक्र भी कर रहे थे कि न सिर्फ महाराजगंज में बल्कि नेपाल बॉर्डर लगता है गोरखपुर में भी, तो
यहाँ पर भी भीषण ठंड, तो ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ इंतजामात, और इसके साथ ही जो महाराजगंज, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बस्ती, बहराइच समेत तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर भीषण ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है, इन जगहों पर क्या कुछ इंतजामात? देखिए महिमा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर एक प्रसिद्ध पीठ स्थल है और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष खिचड़ी मेले का आयोजन होता है और यह मेला करीब 1 महीने तक चलता है। इस मेले में गोरखपुर के आसपास के तमाम वो जनपद, चाहे बहराइच की बात करें, देवरिया की बात करें, सिद्धार्थनगर की बात करें, महाराजगंज जनपद की, यहाँ तक अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु जो हैं वह पहुंचते हैं। वहीं पर अगर हमारे पड़ोसी राष्ट्र नेपाल की बात करें, क्योंकि नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का संबंध है और नेपाल से भी, क्योंकि जो नेपाल के राजा हैं वह सबसे पहली खिचड़ी जो है होती है मकर संक्रांति की, उनका परिवार गोरखनाथ मंदिर में पहुंचकर खिचड़ी चढ़ाता है, जिसके बाद से खिचड़ी मेले की शुरुआत होती है। क्योंकि इस बार जिस तरह से भीषण ठंड है, उससे कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु है बहुत कम आते हैं, लेकिन जो खिचड़ी का मेला होता है कई मायने में काफी महत्वपूर्ण होता है, धार्मिक होता है और आस्था भरा गोरखनाथ मंदिर परिसर का यह मेला होता है। तो ऐसे में इस बार लाखों की संख्या में गोरखपुर के आसपास के जनपदों के जो श्रद्धालु हैं वह खिचड़ी मेले में पहुंचने वाले हैं और गोरक्षनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आस्था की डुबकी भी लगाते हुए नजर आएंगे। वहीं पर पड़ोसी राष्ट्र नेपाल की बात करें तो नेपाल से भी एक तरफ जहाँ राजा का परिवार खिचड़ी मेले में पहुंचने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ लाखों की संख्या में नेपाल के भी श्रद्धालु पहुंचेंगे। ऐसे में इन श्रद्धालुओं के चूंकि ठंड जबरदस्त है, तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गोरखपुर में तमाम जगहों पे, यानी जो गोरखपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन है, सरकारी बस स्टैंड है, तमाम वो चौक चौराहे हैं, वहां पर जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था की गई है। गोरखपुर प्रशासन के तरफ से, नगर निगम के तरफ से जरूरतमंद लोगों के बीच में कंबल वितरण किए गए हैं। वहीं पर बस स्टैंड के अंदर रैन बसेरे स्थापित किए गए, रेलवे स्टेशन के पास रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है। वहीं पर बड़े से धर्मशाले के अंदर भी रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है। साफ तौर पर श्रद्धालुओं के लिए, वहां के लोगों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। संजय, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। सचिन, आपका भी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया और निसार, आपका भी हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो लगातार भीषण सर्द और अभी आने वाले दिनों में इस तरह की ठंड न सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों में बल्कि मैदानी क्षेत्रों में भी देखी जाएगी। मौसम विभाग की तरफ से अलग अलग राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। और इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।